यहाँ कैसे कर रहा हूँ उसका तरीका फिक्स है। यहाँ ही नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? इसी तरीके से करने से आंसर आएगा। शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कोई ये नहीं कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा करना है। तो जो शॉर्टकट तरीके होते हैं उसमें क्या करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है? तो अब बेटा ये यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ नहीं आएगा। क्लियर? सब कुछ सही लिखा हुआ है। तीनों में से ये भी लिख सकते हो, सब लिख सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टर्म्स में लिख सकते हो। क्यों कन्फ्यूजन? रेट ऑफ रिएक्शन में इसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ, F2 की टर्म्स में लिख सकता हूँ, इसकी टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो इसके लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये 2 और 3 सारे ऑप्शन है। यहाँ ये वैल्यू करें, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अब दूसरे तरीके से समझा यूजिंग स्टेडी स्टेट। अब पहले तो देखो क्या यहाँ स्टेडी स्टेट की कंडीशन फुलफिल होगी? क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि K2 K1 से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट की कंडीशन फुलफिल होगी बिकॉज ये फास्ट है, यानी K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। अब स्टेडी स्टेट का मतलब जो इंटरमीडिएट है वही स्टेडी स्टेट में हो सकता है, इंटरमीडिएट ही स्टेडी स्टेट में हो सकता है। और यहाँ इंटरमीडिएट कौन है? फ्लो ही ये इंटरमीडिएट है, मतलब K2 K1 से ज्यादा है, तो जो इंटरमीडिएट है उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस उसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दोनों तरफ चाहो तो F लिख लेना। F, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ F इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F। अब इसकी अपीयरेंस ये बन किस रेट से रहा है, इसका अपना तरीका मैं फिर से बोलूं। इसके बनने की रेट K1 इंटू NO2 इंटू F2, K1 इंटू N, इस रिएक्शन से वो बन रहा है और इस रिएक्शन से F वापस डिसअपियर हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन से तो बन रहा है, सेकंड से डिसअपियर हो रहा है। तो बनने की रेट K1 इंटू NO2 इंटू F2, डिसअपियर होने की रेट K2 इंटू NO2 इंटू F, ये इसके डिसअपियर होने की रेट हो गई। यानी ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। अब ये तो एक स्टेप हुई है, पुरानी हो, अभी मैं बताऊं ये स्टेडी स्टेट लगा दी। अब इसको यूज कैसे करना है? तो जो स्टेडी स्टेट मेथड है उसके अकॉर्डिंग वहां आरडीएस वाला कोई लॉजिक यूज नहीं करोगे, स्टेडी स्टेट में आरडीएस वर्ड यूज नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां से देखें तो हमें निकालना क्या है? NO2F के बनने की रेट। अब NO2F यहां से देखें तो दो जगह से बन रहा है, दो जगह से बन रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इसके ओवरऑल बनने की रेट क्या होगी? इस रिएक्शन की रेट प्लस इस रिएक्शन की रेट, क्योंकि यहां से भी बन रहा है, यहां से भी बन रहा है। तो इसके ओवरऑल बनने की रेट, इस रिएक्शन की रेट और इस रिएक्शन की रेट दोनों को ऐड कर दो, तो ये देखिए DNO2F, दोनों से ओवरऑल ले रहा हूं मैं। तो इसके बनने की रेट फर्स्ट रिएक्शन की रेट प्लस सेकंड रिएक्शन की रेट, ये आंसर आया। फर्स्ट रिएक्शन की रेट और सेकंड रिएक्शन की रेट, ये आंसर आया। लेकिन लकीली अगर आप देखोगे, जस्ट इसके ऊपर देखो जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू इसके बराबर है। यानी इसको चाहो तो इससे रिप्लेस कर सकते हो, इसको चाहो तो इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने यहां पर इसकी जगह ये देखिए सेम है, इसकी जगह ये पुट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2K1NO2F2, 2K1NO2F2। और देखो तो आंसर यहां पर भी ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2K1NO2F2 आंसर आया। यहां पर भी 2 वाला फैक्टर आ रहा है। अगर ये 2 यहां नहीं लगाओगे तो इस मेथड से और इस मेथड से आंसर अलग अलग आ जाएंगे। अब देखो दोनों तरह से आंसर सेम आया है, यहां से भी 2 का फैक्टर आ रहा है, यहां से भी 2 का फैक्टर आ रहा है। ये एफ लगा लेना भाई, ध्यान रखना। कभी नहीं होगा बेटा कविता जी, K1
K2 कंपेरेबल है तो RDS वर्ड ही पिक्चर में नहीं आएगा। RDS वर्ड ही तभी पिक्चर में आता है जब K2 यानी किसी का रेट कांस्टेंट कम हो और किसी का रेट कांस्टेंट ज्यादा हो। श्रेष्ठ इसमें 2K2NO2F लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर मैं आपको बताऊं रेट लो कभी भी आप लिखते हो तो फाइनल रेट लो में कोई इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। तो अगर यहां पर जब भी फाइनल आंसर लिखो तो उसमें फ्लोरीन इंटरमीडिएट है तो वो एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। बेटा कोई K1+K2 नहीं है यहाँ पर, श्रेष्ठ जो बताया वही है, किसी और चीज को यहाँ कॉपी मत करो। पैरेलल रिएक्शन में K ओवरऑल होता है K1+K2, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था दो एग्जाम्पल लूंगा, ये था एग्जाम्पल 1, ये था एग्जाम्पल 1। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और ले रहा हूं, लेकिन वो एग्जाम्पल इसमें तो चलिए मुझे मैंने आपको पहले समझा दिया था, जो इसमें शॉर्टकट लगाया हुआ था आरडीएस मेथड और स्टडी स्टेट मेथड। ठीक है, लेकिन अब मैं जो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं उसका तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, कैसे करना वो मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल 2 लिख दो, एग्जाम्पल 2, ट्वाइस NO प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2। ये कोई रिएक्शन है बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म यहाँ पर दे रखी है। क्या है इसकी मैकेनिज्म? ट्वाइस NO, पहले दो NO मॉलिक्यूल N2O2 में कन्वर्ट होते हैं और ये जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जा रही है। अब इसका मतलब भी बताऊंगा। और जो NO2 N2O2 इंटरमीडिएट बन रहा है, ये इंटरमीडिएट फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना रहा है। ये फास्ट है और कहा जा रहा है कि ये क्या है, स्लो है। मतलब क्या है फास्ट? मतलब K1 और K-, ये देखो एक लिखने का तरीका होता है, यानी जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं ना KF और KB, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। यहाँ बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को ऐसे K सबस्क्रिप्ट में -1 है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन का बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ये फर्स्ट रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट। रुको बेटा रुको, हाँ। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म की पहली स्टेप है, ये मैकेनिज्म की दूसरी स्टेप है। और आपको अब आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। आदित्य कुमार जी, तुमने थोड़ा सस्पेंस मेरे को। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये सब आसान है, लेकिन शीट आप लोगों के पास है, शीट आप लोगों के पास है 2024 में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप 2000 से 2024 से पहले पूरी शीट देखोगे, 2000 तक के तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन आप मेरे यूट्यूब पर लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जो कि और भी पुराने हैं, उसमें भी देखोगे तो ये सब आपको मिलेगा, सब आपको मिलेगा। 2024 में भी ये पढ़ाया हुआ था। हाँ, लेकिन अब आप सोचो 2024 में पहली बार क्वेश्चन आया है, उससे पहले कभी नहीं आया भाई। तो पॉइंट ये कि क्या जेई के लिए हम वेट करें कि जेई क्वेश्चन देता है या नहीं देता है? बहुत सारे सर ये क्यों बढ़ा रहे हो, ये जेई में आता है या नहीं आता है? हाँ, मैं तो 15-20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, नहीं आया, लेकिन 2024 में तो आया। एडवांस का क्वेश्चन है, शीट खोल लेना, 2024 का क्वेश्चन है। आदित्य बाबू को सब पता था, वेरी गुड आदित्य। रिएक्शन अलग थी लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। पहला क्वेश्चन ही है। इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं ना चांसेस बनते हैं, लेकिन देखो यार एडवांस साल में एक होता है। अब काइनेटिक्स में टोटल मान लो 20 25 30 कॉन्सेप्ट है, तो किसी एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने में 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, और उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये नेचुरल चीज है। देखो अहेड कुछ नहीं, हम कोशिश करते थे जितना हमारी तैयारी करती जिस पर क्वेश्चन बन सके वो, लेकिन अब क्या होता है जनता को भी पढ़ो ना, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, अरे सर बोर कर रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब उनको क्या लगता है ये तो जेई में आएगा नहीं, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उनको बहुत, अरे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो। और एक्चुअली क्या होता है एक चैप्टर में जब 7 8 9 10 लेक्चर हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है सर खत्म करो बस, फटाफट से खत्म करो, खत्म करो बस फटाफट से। उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें लगता है छोड़ो छोड़ो सर, हो गया हो गया हो गया, वो इंटरेस्ट ही कम कर देते हैं। उन्हें लगता है बस नया चैप्टर स्टार्ट करो, उनको बस चैप्टर स्टार्ट करो, करते ही 2 3 लेक्चर में खत्म करो, फिर नया स्टार्ट करो। ये टेंडेंसी होती है भैया, हमें हर चीज देखनी पड़ती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना वो बता देता हूं मैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये फास्ट इक्विलिब्रियम है, इसका क्या यूज है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फास्ट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर आने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि K1 भी ज्यादा है, K-1 भी ज्यादा, तो इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करने में बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगी, देखो इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब क्या हुआ वो समझाता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जो, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल से लेता हूँ, लेट्स से अगर ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब B/A की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा।
और ये पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसका और टेम्परेचर फिक्स है, इसका मतलब अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन का रेशियो कांस्टेंट है, ये इस लाइन का मतलब। और अगर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है फास्ट इक्विलिब्रियम है। फास्ट इक्विलिब्रियम मतलब इसको इक्विलिब्रियम में आने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन अब होगा क्या, मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई। अच्छी तरह से सुनना, देखो यार बेटो, जेईई की तैयारी करो, चीजें बहुत डेप्थ में जाओगे तभी समझ में आएगी, बिना डेप्थ में जाके समझ नहीं आएगी। मैं अगर ऊपर ऊपर से कुछ समझा दूंगा ना तो बाद में डाउट आएंगे और फिर समझाने वाला कोई नहीं होगा। तो अब क्या होता है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, इक्विलिब्रियम पर आने के बाद क्या हो गया, N2O2 यहाँ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से N2O2 यहाँ कंज्यूम होगा, तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन का रेशियो इसके बराबर नहीं रहा। लेकिन ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम है, फास्ट इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, जैसे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वापस से बहुत जल्दी ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। डिस्टर्ब होते ही तो इक्विलिब्रियम आ गया, जैसे डिस्टर्ब हुआ स्पॉन्टेनियसली यानी फटाफट से वापस इक्विलिब्रियम आ गया, और जैसे इक्विलिब्रियम आया इसका मतलब वापस आप ये इक्वालिटी यहाँ यूज कर सकते हो। वापस कौन सा साइन यूज कर सकते हैं हम, इक्वालिटी वाला साइन यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर ये फास्ट इक्विलिब्रियम है तो किसी भी टाइम पर थ्रू आउट दी रिएक्शन ये रेशियो कंसंट्रेशन का इसके बराबर होगा। मतलब अगर ये फास्ट इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर N2O2 की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, इक्वल्स टू N2O2 कंसंट्रेशन अपॉन NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमेशा यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला इस हमेशा यूज कर सकते हो। कब, जब ये फास्ट। अगर कोई कहता है ये स्लो है फिर नहीं यूज कर पाओगे। समझ में आ गई मेरी बात, तो ये यूज हुआ। अब ये तो याद रखना, अभी हम इसको यूज करेंगे। अगेन वापस है NO2 के बनने की रेट, NO2 कौन सी रिएक्शन से बन रहा है, यहां से बन रहा है, NO2 यहां से बन रहा है, तो NO2 के बनने की रेट क्या हो जाएगी, K2 इंटू N2O2 इंटू O2। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है वन K2 इंटू N2O2 इंटू O2, और यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1/2 DNO2 अपॉन dt, ये उसके बनने की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन ये लिख। लेकिन ये जो रेट लो है ये हमारा फाइनल रेट लो नहीं है, फाइनल रेट लो नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट है। हमें जब भी कोई रेट लो लिखना होता है तो उसमें से इंटरमीडिएट गायब करना होता है। अब इस इंटरमीडिएट को गायब हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये हमें पता है, सिंस ये फास्ट इक्विलिब्रियम है तो ये कंडीशन लिख सकते हो। तो यहाँ से N2O2 की कंसंट्रेशन निकालो NO की टर्म्स में, ये N2O2 की कंसंट्रेशन किसकी टर्म्स में निकाल ली हमने, NO की टर्म्स में। तो अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, N2 K2 पहले से था, K1 अपॉन K-1 NO की पावर 2 O2। अब ये फाइनल आंसर है, इसे हम कहते हैं रेट लो। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो NO की पावर 2 O2 की पावर 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। प्रखर ने पुष्कर ने पूछा फास्ट इक्विलिब्रियम ना हो तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन तभी आएगा जब फास्ट है। क्यों, अगर फास्ट नहीं है तो आप और हम सॉल्व कर नहीं सकते, करने के लिए फिर वही डिटेल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी जो कि बहुत लेंदी होगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे ही आएगा। यानी दो एग्जाम्पल मैंने लिए ना, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। और अगर अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आया तो टेंशन ही नहीं लेनी, कोई नहीं कर पाएगा, फिर टेंशन ही नहीं लेनी। वैसे आएगा नहीं, वैसे आएगा है नहीं, लेकिन आपको फिर टेंशन नहीं लेनी। ईशान कह रहा है सर आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक्सपीरियंस, देखो कॉन्फिडेंस तो है मेरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं कह सकता हूँ कि जेई एडवांस में प्रोफेसर को अलग क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, और मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन वो बिल्कुल अलग नहीं बनाएंगे। 10 में से 8 क्वेश्चन तो वो वही बनाएंगे जो हमने यहाँ क्लास में डिस्कस किया है। दो, एक दो हो सकता है, देखो वो भी बहुत शातिर है, यूं कह सकता हूँ, वो कुछ अलग करते हैं और करेंगे, बट 10 के 10 अलग नहीं देंगे यार वो। ऑर्डर कॉफिशिएंट के बराबर क्यों किया,
सुनना वापस सचिन, तब सब समझ आया। ठीक है जी, फाइनली अब इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, वो उस पर आ जाते हैं। वैसे बहुत सारी जनता इसको, अरे बेटा एनओ की पावर 2 कैसे आई, सब देखना, इन सब में ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है, ये कैसा है वो देखना। किसी ने पूछा कि अगर यहाँ 2 भी होता तो बी स्क्वायर करते या नहीं करते? करते ना। तो यहाँ एनओ है तो एनओ की पावर क्या आएगी? 2 आएगी। तीर्थ बेटा सारे कॉन्सेप्ट पूछा गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिस पर अभी तक क्वेश्चन ना आया हो और आ सकता हो? देखो तीर्थ, नोट्स तुम्हारे पास है, एक्सरसाइज 4 जेई एडवांस के पीवाईक्यूज तुम्हारे पास है, तो फिर ये क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछना? हाँ? तुम कहीं के राजा हो जो बस सर बताएंगे? हैं? नोट्स तुम्हारे पास है, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज तुम्हारे पास है, किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया है, किस कॉन्सेप्ट पर नहीं आया, खुद चेक करो। ऑर्डर देने होते हैं बेटा। प्लीज सर आप बता दो, हम क्यों करेंगे ट्राई, हम क्यों चेक करें, तुम करो। चलिए लास्ट एक और टर्म पर आते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट कह सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी। एक आउटडेटेड टर्म है मॉलिक्यूलरिटी, लेकिन यानी एक टाइम था जब हम ऑर्डर वर्ड ही यूज नहीं करते थे, ऑर्डर की जगह वर्ड ही केवल क्या यूज करते थे? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन इस मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन में कुछ इश्यूज थे, तो फिर धीरे धीरे इसकी जगह हमने कौन सा वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया? ऑर्डर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर जगह प्रॉब्लम नहीं थी मॉलिक्यूलरिटी में, कुछ जगह इससे आंसर सही नहीं आते थे, तो इसीलिए हमने इसकी जगह ऑर्डर वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। बट जहां पर इससे सही आंसर आते थे, आज भी ये वर्ड यूज होता है, आज भी ये वर्ड यूज होता है। तो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब मॉलिक्यूलरिटी को अगर मैं सही सही समझना है तो मैं आपको इसकी दो डेफिनेशन बताऊंगा, दो डेफिनेशन बताऊंगा। उसमें से एनसीईआरटी में एक ही है, एनसीईआरटी की कौन सी वो भी मैं बताऊंगा, बट मैं दो डेफिनेशन यूज करता हूं, तब जाके आपको ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आइडिया लगेगा। तो क्या है भाई ये मॉलिक्यूलरिटी? पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, यहां देखना क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डेफिनेशन, बट ये एनसीईआरटी की नहीं है। First definition, it is equal to the sum of the stoichiometric coefficient of reactants in an elementary reaction। यानी ये क्या है? Sum of the stoichiometric coefficient of reactants in an elementary reaction। जल्दी से लिखो, हो ना, आज चैप्टर फिनिश हो तो जाना चाहिए, देखो ये पार्ट कंप्लीट करना है। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुतों को ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनमें बहुतों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली होगी आपने, अब इसका मतलब क्या वो भी बता देता हूँ, इसका मतलब क्या वो भी बता देता हूँ। तो लेट से आपको दिया जाता है कि ये कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है, एलिमेंट्री रिएक्शन है 1 2 3 4, इस प्रोडक्ट P1 P2 P3 P4, और अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। आपसे क्या पूछा जाता है? मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? तो कुछ नहीं करना आपको, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स है, इस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 2 मॉलिक्यूलरिटी 2, इसका भी 2 है, 1 और 1 मॉलिक्यूलरिटी 2, इसमें कोएफिशिएंट 2 और 1 है मॉलिक्यूलरिटी 3। अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसे हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो तो बाई मॉलिक्यूलर, ये भी बाई मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलरिटी 3 हो तो इसको ट्राई भी बोला जाता है और टर भी बोला जाता है, ट्राई और टर। वो टर कैसा है राम जाने, वैसे बहुत जगह ट्राई में टर आता है, जैसे टर्शरी, टर्शरी में भी टर आता है, तो ये ट्राई या टर दोनों वर्ड यूज होते हैं, जैसे ना टर्शरी, एमीन, आपने ये थोड़े ब्यूटेन ऐसे वर्ड कुछ बोलते हो, टर आता है वो, तो ट्राई और टर। तो आप कह सकते हो सर ये तो बहुत आसान है, क्या करना है, कोफिशिएंट का सम ही तो करना है, 1 2 2 3, आंसर आ गया। बट कह सकते हो सर यहाँ से आंसर तो आ गया बट समझ में कुछ नहीं आया। खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आंसर चाहिए, आंसर आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, बात खत्म। अल्टीमेट गोल तो वही है। देखो हम समझते हैं क्यों है, क्योंकि अगर
बहुत बार जरूरत समझ, क्योंकि हमें पता नहीं समझेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन कहीं पता है कि बिना समझे मार्क्स आ रहे तो हम खुश हैं भाई। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमें मॉलिक्यूलिटी को समझना है ना, मॉलिक्यूलिटी को समझना है ना, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन पर आना होगा। बस दूसरी डेफिनेशन की एक ही प्रॉब्लम है, उसको यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगाओगे। ये बात सुन रहे हो? अब मैं जो दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा उसको यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगाओगे, उसको केवल कहां यूज करोगे? बाई मॉलिक्यूलर पर, ट्राई मॉलिक्यूलर पर यूज करोगे। गॉट इट? याद रखना ये लाइन, यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगाओ। अब मैं आ जाता हूं सेकंड डेफिनेशन पर। सेकंड डेफिनेशन लिखो पहले। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। यानी व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी है। कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं। तो अब इस पर नहीं लगूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा। इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, मतलब पता क्या हो रहा है, यहाँ पर ए के दो मॉलिक्यूल टकरा के ये बना रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ए का एक मॉलिक्यूल और बी का एक मॉलिक्यूल टकरा के ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, ए के दो और बी का एक मॉलिक्यूल, तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले ए के दो टकरा के, टकराने के बाद फिर बी आ रहा है, नहीं, तीनों एक साथ, तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। कोई फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड का भी टाइम लेग नहीं है। साइमल्टेनियसली ये तीनों एक साथ टकरा रहे हैं। इसमें एक इसका टकरा रहा है, इसमें दोनों एक के टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं, वो उसकी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी। वो मॉलिक्युलिटी थी, ज्यादातर बुक्स में यही डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना। तो कोई आपसे पूछे मॉलिक्युलिटी की डेफिनेशन तो यही देना। बस ये कि इस डेफिनेशन को यूनिमोलिकुलर पर लगाओगे तो टकरा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल क्या टकरा रहा है, उस पे सेंस नहीं बनता। तो इसको यूज करो हमेशा बाई पर और ट्राई में। लेकिन अब मैं इससे बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, इससे थोड़ा फील आता है। फील क्या आता है? सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, क्या मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती है? क्या मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? क्या मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव हो सकती है? तो अब आप बताओ भाई, मॉलिक्यूल टकराएंगे तो दो मॉलिक्यूल टकराएंगे, तीन टकराएंगे, जीरो का कोई सेंस है क्या? नहीं। तो मॉलिक्युलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, यानी आधा मॉलिक्यूल कभी नहीं टकरा सकता। अब यहाँ बहुत डाउट होता है, अरे सर मान लो थोड़ा साइड से टकरा जाए तो, इस साइड से थोड़ा सा साइड से टकरा जाए तो। अरे भाई कोई भी जो टकराता है किसी न किसी साइड से ही टकराता है भाई, चारों साइड से थोड़ी टकराता है, साइड से ही टकराता है। तो इस साइड से टकरा रहा है, थोड़ा सा टकरा रहा है सर तो आधा ले लूं, नहीं भाई, दो मॉलिक्यूल टकराएंगे या तीन टकराएंगे, इसीलिए मॉलिक्युलिटी कभी ना तो जीरो हो सकती, ना नेगेटिव, ना फ्रैक्शनल। तो पहला पॉइंट लिखो, मॉलिक्युलिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। मतलब मॉलिक्युलिटी 2 हो सकती, मॉलिक्युलिटी 3 हो सकती, 1 हो सकती, वो एक और है, टकराने वाला फील नहीं आएगा 1 में, लेकिन जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। पहला पॉइंट लिखते जाओ। दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं, दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। मॉलिक्युलरिटी जो है 3 से ज्यादा भी बहुत रेयरली देखी गई है। रेयरली हमने इसको ऑब्जर्व किया, यानी मॉलिक्यूल लिखो सेकंड पॉइंट फिर और समझो, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। मतलब क्योंकि एक साथ चार मॉलिक्यूल, पांच मॉलिक्यूल टकराए, इसकी चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। यानी ऐसे प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं, क्योंकि चार मॉलिक्यूल टकराने से अगर वो प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि चार मॉलिक्यूल एक साथ टकराने के चांसेस ही बहुत कम है। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, अगर आपको अगर ना चांसेस, जैसे हाईवेज है, रोड्स है, इस पर आपको भी पता है, वैसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, किसी और सेंस में नहीं, बट बात मेरी समझ में आ जाती है। आपसे जो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो कितने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई। दो कार टकरा गई, एक बस कार से टकरा गई, ट्रक कार से टकरा गया, ट्रक बस से टकरा गया, ऐसे बहुत सारे सुने होंगे एक्सीडेंट। बट हमेशा दो चीजें, हाँ कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि एक साथ, एक साथ अलग चीज है, ये नहीं कि दो ट्रक टकराए, वो टकराने के बाद फिर पीछे से एक टकरा रहा है, वो एक साथ कोलिजन नहीं है। बट कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि तीन चीजें एक साथ टकरा जाए, एक हाईवे पे चार एक साथ टकरा जाए, चांसेस आर बहुत रेयर। तो एक कंटेनर के अंदर, मैं आपको बताऊं, एक कंटेनर में क्या हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, यानी कॉलिजन्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल टकरा के। लेकिन आप सोचो एक साथ चार टकराए ऐसे, उसकी चांसेस बहुत कम, ऐसे कॉलिजन्स बहुत कम होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर 10 की पावर 15 के आसपास हो रहे हैं ना, तो ऐसा एक कॉलिजन होता है रफली, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं।
इसीलिए मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3, यानी 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल टकराए हम रेयर बोलते हैं। देखो ये वर्ड थोड़ा डिप्लोमेटिक है। कोई आपसे पूछे क्या मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा हो सकती है नहीं हो सकती, तो ना तो हाँ बोलो ना ना बोलो, क्या बोलो? रेयर। रेयर हाँ, लेकिन अब कोई सामने वाला कहता नहीं साहब आपको तो हाँ या ना में जवाब देना है, तो फिर ना बोलेंगे, क्योंकि ना के चांसेस ज्यादा है। ये पहले रेयर बोलेंगे, लेकिन अगर रेयर वाला ऑप्शन नहीं तो हाँ या ना में से क्या बोलोगे? ना बोलोगे। ग्रेट, राइट, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। सेकंड पॉइंट, ठीक है। देन आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अब क्या ये डायरेक्टली आपस में थोड़ी टकरा रहे? नहीं टकरा रहे भाई। हो क्या रहा है? हो क्या है? पहले एक NO2 और F2 का मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ये दोनों टकरा रहे हैं, उससे एक NO2 F और F बन रहा है, फिर ये F इसके साथ टकरा है, तो इस रिएक्शन की अपनी मॉलिक्युलरिटी 2, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। ये मॉलिक्युलरिटी लिख रहा हूं मैं। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो क्या ऐसा कह दो इसकी मॉलिक्युलरिटी 4? कोई सेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं। ये थोड़ी रिएक्शन को ऐड करो तो सर मॉलिक्युलरिटी ऐड कर दो, इसकी 2 इसकी 2 तो इसकी 4, कोई लॉजिक ही नहीं है। यानी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग। इसीलिए पहली डेफिनेशन जो आपने यहां देखी थी मॉलिक्युलरिटी की, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ था सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ही नहीं होती है, मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ही नहीं होती है। और पहले कर लेते थे, इससे पहले क्या था, पहले कोई क्वेश्चन था यानी उन्हें लगता था बस मॉलिक्युलरिटी हर जगह डिफाइन होती है। भाई मॉलिक्युलरिटी नहीं डिफाइन होती, एलिमेंट्री के लिए ही डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होती है। हाँ जी, कि अमरीश शाह, नहीं हाँ अमरीश शाह शर्मा ने कहा कि ये एनसीईआरटी बिल्कुल है बेटा, एनसीईआरटी में सब जगह से सब कुछ, सब जगह की चीजें यहाँ मिल जाएगी जो जेई के लिए काम की है। बट एनसीईआरटी में कुछ गलत भी है, वो भी बताऊंगा। एनसीईआरटी में इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें एक पॉइंट गलत है, वो भी बताऊंगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझाऊंगा आपको यहाँ पर। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हमें पता है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और मॉलिक्युलरिटी भी किसके बराबर होती है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब बराबर होंगे। क्योंकि ऑर्डर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, मॉलिक्युलरिटी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, तो दैट मींस फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक, ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्युलरिटी। तो अब क्या होता है, जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं ना, तो जनता सर इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए बराबर नहीं होंगे। भाई कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइंड ही नहीं है, तो बराबर होने या नहीं होने का तो पॉइंट ही नहीं आता, पॉइंट ही नहीं आता ना। यानी क्वेश्चन ही गलत है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर सेम और आर नॉट सेम। क्वेश्चन ही गलत है, और ये क्वेश्चन पूछा बहुत जगह जाता है और जनता आंसर दे देती है कि नहीं सेम नहीं होता, एलिमेंट्री के लिए सेम होता, कॉम्प्लेक्स के लिए सेम नहीं होता। अरे कॉम्प्लेक्स के लिए सेम नहीं होता, ये आंसर भी गलत है और क्वेश्चन भी गलत है। समझ में आई मेरी बात? तो क्वेश्चन पूछने वाला ही गलत है। अब वो गलत क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा वो मुझे नहीं पता, राइट। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ये ध्यान रखना, ऑर्डर किसके बराबर होता है? स्टोइकियोमेट्रिक। बट कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसा कोई लाइन देने का आपको मतलब नहीं है। अब यहां से मैं थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन को भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। एक एलिमेंट्री रिएक्शन, वैसे तो मैंने आपको ये कहा है कि किसी रिएक्शन को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पर कुछ रिएक्शंस को देखकर मैं ये तो बता सकता हूं कि यार ये एलिमेंट्री है या नहीं है। कैसे वो समझाऊंगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा चेंज और करेंगे। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, दो वर्ड बोलते हैं कि रिएक्शन क्या होती है, या तो एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पर 3 वर्ड यूज करूंगा, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स और बैलेंस्ड। कितने वर्ड यूज करूंगा? एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स और बैलेंस्ड। क्यों करूंगा वो भी आपको समझ में आएगा। तीसरा वर्ड क्या बोला?
पहला एलिमेंट्री, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा बैलेंस्ड। ठीक है, वैसे हर रिएक्शन हम जो लिखेंगे यहाँ सब बैलेंस्ड होगी, हर रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, बिना बैलेंसिंग के हम कोई रिएक्शन लिखेंगे नहीं। तो इवन मैं बोलूँ बैलेंस्ड, ऐसा नहीं एलिमेंट्री भी बैलेंस्ड है, कॉम्प्लेक्स भी बैलेंस्ड होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट अभी सब क्लियर हो जाएगा। क्या ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है या नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? क्या ये एलिमेंट्री है? तो अगर आप सोचो, अगर आप इसको बोल देते हो एलिमेंट्री, तो इसका मतलब एलिमेंट्री बोलते ही मॉलिक्यूलिटी कितनी हो गई इसकी, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी का सम, तो 1 प्लस हाफ मॉलिक्यूलिटी, यानी मॉलिक्यूलिटी फ्रैक्शनल, जो कि हो नहीं सकती। तो अगर मैं इसको एलिमेंट्री बोलता हूं तो मॉलिक्यूलिटी 1.5, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये एलिमेंट्री तो नहीं है, ये एलिमेंट्री नहीं है। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि सर ये एलिमेंट्री नहीं है, तो थोड़ा इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है। भाई मैंने ये थोड़ी बोला ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने ये भी नहीं बोला ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा ये एलिमेंट्री नहीं है। हाँ, अब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। अब आप में से कोई इसको ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम। ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, लेकिन अब यहां पर ये देखो, हाँ ये एलिमेंट्री भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। हाँ, नहीं पता हमें ये एलिमेंट्री भी हो, अगर दो ए का और एक बी का टकरा के डायरेक्ट दो सी बना रहे हैं तो ये एलिमेंट्री हो जाएगी, लेकिन ए और बी से पहले कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स होगी, तो ये हमें नहीं पता है। इसी चीज को मैं उल्टा करके पुट करता हूं। अगर मैं आपको कभी कोई ऐसे पुट करता हूं, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेट्स से ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलिटी कितनी है 1। अब आप क्या कहा मैंने, ये एलिमेंट्री, अब आप में से कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे तो क्या आप अभी भी इसको एलिमेंट्री बोलोगे? अभी भी इसको एलिमेंट्री बोलोगे? अब गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने बोला ये एलिमेंट्री है, मतलब ए का एक मॉलिक्यूल पी में जा रहा है, अगर आप इसको एलिमेंट्री बोलोगे तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल टकरा के पी बना रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं हो रहा। तो अगर ये एलिमेंट्री है और आपने किसी एलिमेंट्री को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ना तो मैं इसे एलिमेंट्री बोलूंगा, ना ही कॉम्प्लेक्स बोलूंगा, तो फिर मैं इसे सिंपली क्या बोलूंगा, बैलेंस्ड है। ये बैलेंस्ड रिएक्शन, ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन है। हो सकता है, यानी ये भी बैलेंस्ड है, यानी ये एलिमेंट्री है तो इसको ना तो एलिमेंट्री बोलोगे ना कॉम्प्लेक्स बोलोगे, इसे सिंपली क्या बोलोगे, बैलेंस्ड बोलोगे। समझ में आई मेरी बात? यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ भी चेंज करने पर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, फिर आप उसे क्या बोलोगे, बैलेंस्ड बोलोगे। ये एलिमेंट्री तो ये बैलेंस्ड, ना तो एलिमेंट्री बोलोगे ना कॉम्प्लेक्स बोलोगे, केवल हाँ या ना? इसको मैं कह सकता हूँ ये एलिमेंट्री नहीं है, बट अब आपको तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है वो भी नहीं पता, इसको एलिमेंट्री नहीं बोलेंगे, कोफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं होना। हाँ, अब आप इसको ऐसे लिख दो, अब आप इसको ऐसे लिख दो, अब मुझसे कोई पूछेगा तो हाँ ये एलिमेंट्री भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। वो क्या होगी, वो तो मैकेनिज्म पर ही पता चलेगा। ये एलिमेंट्री भी हो सकती है, बट ये ना तो एलिमेंट्री ना तो आप कहोगे सॉरी सॉरी इसको क्या बोले, मैं बोलूंगा बैलेंस बोलो, बात खत्म। कोई जरूरी नहीं, बैलेंस रिएक्शन एलिमेंट्री भी हो सकती है, बैलेंस रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और बैलेंस रिएक्शन ना एलिमेंट्री ना कॉम्प्लेक्स। जैसे ये बैलेंस्ड है, ना एलिमेंट्री बोल रहा हूँ ना कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, बैलेंस्ड है। देखो एक रिएक्शन लिखी हुई तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी बैलेंस रहेगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी बैलेंस रहेगी, लेकिन आप उसको ना तो एलिमेंट्री बोल सकते हो ना कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। बैलेंसिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं, बट टकरा तो वो फिक्स ही रहे ना। कॉम्प्लेक्स के लिए इंटरमीडिएट बनना चाहिए, अगर मुझे पता कि इसमें कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो मैं बोल दूंगा कॉम्प्लेक्स है, नहीं बन रहा तो नहीं। एंड लास्ट पॉइंट जल्दी से बता देता हूँ। अब एक जगह गड़बड़ होती है फिर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है, वहां ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी पूछ ली जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ाया फिर ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ो और सर एक एक ने तो ऐसा पढ़ाया। देखो सब्जेक्ट वाइज थोड़ी चीजें अलग से चलती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओसी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पूछा जाता है, और वहां पर जब ये पूछा जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, तो ये नहीं कि सर ने तो कहा है कि सर ने डिफाइन नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, तो वहां डिफाइन नहीं होने वाला ऑप्शन ही नहीं, वहां आपको आंसर देना है। तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ आरडीएस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ आरडीएस। देखो जो मैंने पॉइंट लिखा है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई पूछे कि बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो आरडीएस है उसकी मॉलिक्यूलरिटी कह दो वही होगी।
ये ध्यान रखना, ऐसा होगा। हाँ, बट अगर किसी क्वेश्चन में ये आता कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी तो कह दो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वाला ऑप्शन होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता तो वहाँ ऑप्शन ही 1 2 3 होता बस। गॉट इट? चलिए, चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। अभी ये चैप्टर जो था वो 12th और 13 दोनों में कॉमन था, तो दोनों को मैं साथ में पढ़ा रहा था, है ना, क्योंकि कॉमन चैप्टर है। लेकिन अब आगे का चैप्टर जो है अलग अलग है, तो वो वापस से अलग अलग मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड तो चैप्टर जो भी होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। जो 12th में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, वो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि धीरे धीरे थोड़ा याद करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा ये मैथमेटिकल था, अब थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर लेंगे अलग तरह से, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, है ना। और ड्रॉपर में जो सब्जेक्ट है वो पता चल जाएगा उनको, वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये 12th में ऑलरेडी हो चुका है, अभी बाकी है। सब आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में मैं आपको बता दूं, सर 4 चैप्टर 12th में मेरे 4 चैप्टर अभी बाकी है। सरफेस केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लिक्विड सॉल्यूशन, ये चारों होंगे अभी। क्लियर? हाँ, लेकिन अभी इसमें टाइम है, रुको, उससे पहले भी बता दूं। अभी तक हम डीपीपी कर रहे थे, अभी 1 2 लेक्चर तक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट अभी मैं होमवर्क दूंगा, अभी हम सर्फ एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। फिर एक्सरसाइज 4 के लिए भी टाइम दूंगा, तो 2 लेक्चर केवल हम आपको टाइम मिलेगा ताकि आप शीट को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। गॉट इट? तो अभी शीट 2 लेक्चर अभी केवल डिस्कशन, यानी ये मान के अच्छी तरह से शीट डिस्कस करनी है ढंग से, ठीक है। तो अभी आज का होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं डीपीपी नंबर 15 और जेई मेंस के पीवाई क्यूज, यानी एक्सरसाइज 3। जेई मेंस एक्सरसाइज 3 और डीपीपी 15। डीपीपी 15 यानी टोटल 15 डीपीपी, जिससे काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं फिर से आपको कहता हूं, अब ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। थोड़े अजब अजीब क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन होना चाहिए। सब शीट में दे रखा बेटा, सब शीट में दे रखा। 13th में जो नया चैप्टर होगा दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम 13th में ड्रॉप जो है नया चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। जो 12th वाले हैं उनके लिए नया चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, बाय।